नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान पर बरसे, कहा उनकी बनाई आतंकी इमारतों को हमने कुछ ही मिनटों में किया खंडहर। पाकिस्तान जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 46,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज और भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी का भी किया उद्घाटन। कटरा से श्रीनगर के बीच की 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। प्रधानमंत्री ने कार्नी को दी चुनाव में जीत पर बधाई। G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी जताया आभार। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से की मुलाकात। मध्य एशियाई नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। सरकार के प्रयासों से देश में तेजी से कम हो रही गरीबी। विश्व बैंक के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में अत्यधिक गरीबी की दर 27 से घटकर 5.3% पहुंची। अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 344 मिलियन से घटकर करीब 75 मिलियन हुई। और आइए शुरुआत करते हैं। 6 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर पहुंचे तो पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर वार किया था, लेकिन भारत के जवाब के बाद पाकिस्तान कभी अभी अपनी शर्मनाक हार नहीं भूल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने वर्षों में जिन आतंकी इमारतों को बनाया था उसे भारतीय सेना ने मिनटों में ही ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास को लगातार तेजी से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री की मजबूत और बुलंद आवाज। पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि उसने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया था। दंगे भड़काना और जम्मू कश्मीर में लोगों की रोजी रोटी छीनना पाकिस्तान की असल मंशा थी। पीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए कश्मीरी युवा आदिल का भी जिक्र किया। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तबाह किए जाने की चर्चा की। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक की जो इमारतें बनाई थीं, वो मिनटों में खंडहर में बदल गईं। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाए जाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पीड़ितों को केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएगी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी। जम्मू कश्मीर को मां भारती का मुकुट बताते हुए पीएम ने इसके विकास के लिए लगातार कदम उठाने की बात कही। पीएम ने वंचितों के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयास तो गिनाए ही, उनसे जमीन पर आ रहे बदलावों का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर दौरे पर 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से यातायात की भीड़ कम होगी और यात्रियों के लिए सुचारू यातायात में सुधार भी होगा। प्रधानमंत्री ने कटरा में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी। ये रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने ये बयान आज जम्मू कश्मीर के कटरा के चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि ये विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट रत्न बताया और कहा कि चिनाब और अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये
भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और ये भी हकीकत है जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर जैसी चुनौतियों के बीच ये प्रोजेक्ट पूरा करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे लिखा कि हमने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। और वहीं जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। जिस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना किया, उस ट्रेन में डीडी न्यूज की टीम ने भी सफर किया और सफर के दौरान चिनाब ब्रिज, नदी और खूबसूरत दृश्यों को कैमरे में कैद किया। डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ वंदे भारत की पहली यात्रा में सफर किया। आइए देखते हैं कैसा रहा उनका अनुभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए जिस वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया, उसी ट्रेन में डीडी न्यूज की टीम अभी सफर कर रही है और हम बक्कल रेलवे स्टेशन से आगे बढ़कर चिनाब के दरिया को लांघकर उससे आगे बढ़कर आप ये देख सकते हैं कि हम चिनाब ब्रिज पर अभी मौजूद हैं और चिनाब ब्रिज होकर, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत ब्रिज है, वहां से होकर यह ट्रेन गुजर रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये पहाड़ और उसके ठीक नीचे ये चिनाब का ब्रिज और चिनाब ब्रिज के ठीक ऊपर ये जो ब्रिज का निर्माण किया गया है, यह ब्रिज कहीं ना कहीं अपनी खूबसूरती बयां कर रहा है और शायद यही वजह है कि जो टूरिस्ट कश्मीर की यात्रा के लिए इस ट्रेन का सहारा लेंगे, इस ट्रेन में सफर करेंगे, उन्हें मुफ्त में ढेर सारी सौगातें मिलेंगी और इस तरह से जो बेहतरीन दृश्य हैं वो जहां देखने को मिलेंगे, वहीं कहीं पर पहाड़, नदी, ब्रिज और फिर टनल्स। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों का सीना चीरकर किस तरीके से भारतीय रेल के जांबाज इंजीनियरों ने इस मुश्किल हालात में
मौसम से लड़ते हुए फिर इस चिनाब ब्रिज का निर्माण किया और कटरा से लेकर श्रीनगर तक यात्रा जो है उसको सुगम बनाने की कोशिश की गई और श्रीनगर रेल नेटवर्क से जुड़ चुका है। और आप देखिए कि फिर टनल शुरू हो चुका है, यानी सैकड़ों टनल्स, 5-5 किलोमीटर लंबे लंबे टनल्स के जरिए कहीं ना कहीं हम वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन आनंद आपको दिखाएंगे कि हम जहां एक तरफ ट्रेन के भीतर हैं, तमाम जो नेशनल मीडिया के कर्मी हैं वो इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो सफर है वो कटरा से श्रीनगर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन से डीडी न्यूज के लिए। और चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के रणनीतिक महत्व पर रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में बताया कि इन दोनों ब्रिज के निर्माण से भारतीय रेल के इंजीनियरों की धाक दुनिया भर में बढ़ी है और हम नई तकनीक के सहारे अपनी उपस्थिति दुनिया भर में कायम कर सकते हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने कटरा में दिलीप कुमार से विशेष बातचीत की। देखिए। अभी श्रीनगर से कटरा जो नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे हरी झंडी दिखाई, उसी ट्रेन से अभी हम एक स्टेशन से कटरा तक अभी पहुंचे हैं और कटरा पहुंचकर अभी हम आपसे बातचीत करवा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं ईडी पीआर रेलवे बोर्ड दिलीप कुमार जी से, जिनसे हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है जो दो ब्रिज हैं उसके, अंजी ब्रिज और जो आपका चिनाब ब्रिज है। चेनाब नदी का जो पुल है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज है और एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस तरह से जो अंजी ब्रिज है वह भारत का पहला केवल स्टेट रेलवे ब्रिज है और इन दोनों ब्रिजों के निर्माण के बाद ही इस परियोजना को कंप्लीट किया जाना संभव हो पाया और इन दोनों पुलों का निर्माण जो है वो भारतीय इंजीनियरों ने किया है और काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में इसका निर्माण किया गया है। पूरे देश की जो रेलवे की हमारी नेटवर्क है उस नेटवर्क की कनेक्टिविटी अब कश्मीर के साथ स्थापित हो गई है। लोग कटरा कर करके बाई ट्रेन इस वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रीनगर जा सकते हैं। बहुत लंबा वक्त जो है इसके निर्माण में लगा, जिसकी वजह कहीं ना कहीं मौसम और फिर जो भौगोलिक जो चुनौतियां थी वो रही। हम लोगों ने अनेक नई तकनीक का प्रयोग किया है। पूरा बैलास्टलेस ट्रैक जो है वह बनाया गया है इस रेल खंड पर। जो टनल्स बनाए गए हैं उसके साथ साथ हम लोगों ने एस्केप टनल का निर्माण किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। इसी तरह से जो ब्रिजेज हैं उसको हम लोगों ने इस ढंग से डिजाइन किया है कि यदि तेज हवाएं भी आती है तो उन ब्रिजेज पर कोई असर न पड़े। पूरी परियोजना है, हम कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सपना है वो सपना आज पूरा हो चला है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ कटरा जम्मू कश्मीर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों ने कटरा में प्रधानमंत्री मोदी की मुआवजे की घोषणा का स्वागत किया। जिन लोगों की संपत्ति का पूरा नुकसान हुआ है उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि आंशिक नुकसान वाले लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोग जो लंबे समय से अकारण गोलीबारी का दंश झेल रहे हैं, पुंछ के लोगों ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय को अपने जीवन के पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। हम यहाँ पे पुंछ में रहने वाले हैं। जब फायरिंग हुई थी हमारे घरों का बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके कारण प्रधानमंत्री आज कटराए, उन्होंने 2-2 लाख रुपया सेक्शन किया हमारे घरों के लिए। मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने पुंछ के दुख को समझा, क्योंकि जितनी भी लड़ाई लड़ी गई वो पुंछ में लड़ी गई। बैटल ऑफ बार था पुंछ, फर्स्ट लैंड ऑफ डिफेंस था पुंछ। मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है। और जो पार्शल को आपने 1 लाख रुपए का लॉन्च किया और फुल डैमेज को आपने 2 लाख रुपए लॉन्च किए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने 7,500 जो पार्शल के थे 1,14,000 फुल डैमेज के थे, पर उससे हमारा कुछ बनने वाला नहीं था। आपने हमारे दुख को समझा, हमारी तकलीफों को समझा और पुंछ का नाम लिया। मैं पुंछ की जनता की, इमाम की तरफ से, पुंछ की जनता की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कटरा में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने वहाँ कटरा में ऐलान किया
कि वो स्पेशल पैकेज जो उन्होंने कहा था हम देंगे, जो होम मिनिस्टर साहब ने जब पुंछ में आए थे उन्होंने कहा था जी हम आपको कुछ ना कुछ का ऐलान करेंगे। आज मैंने सुना है कि 2-2 लाख रुपए उन्होंने और एक्स्ट्रा उन्होंने वो सेक्शन किया था। हम शुक्र अदा करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का भी, अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर साहब का भी, प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो बम गिराए गए उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ, जो जानी नुकसान। मैं आज की डेट में जो प्रधानमंत्री जी ने कटरा के अंदर जो अनाउंस किया है, हमने थ्रू मीडिया से न्यूज़ में सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 2-2 लाख रुपया जो केंद्र सरकार है वो अपने खजाने से देगी और 1-1 लाख रुपया जो है हमारा जो 1,20,000 रुपया जो स्टेट सरकार है, एलजी सरकार है वो देगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भारतीय रेल ने बीते एक दशक में आधुनिकीकरण और विस्तार की नई इबारत लिखी है। रेलवे कनेक्टिविटी और उसके आधारभूत ढांचे में आए इस बदलाव से न केवल रेल यात्रा सुगम हुई है बल्कि आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुले हैं। 2014 तक देश में केवल 35% रेल मार्गों का ही विद्युतीकरण हुआ था। आज देश रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। बीते एक दशक में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए ट्रैक बिछाए गए हैं। चिनाब और अंजी ब्रिज के साथ साथ रामेश्वरम में बना एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, पंबन ब्रिज भी रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धि है। असम में ब्रह्मपुत्र पर बना देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील ब्रिज भी ऐसी एक मिसाल है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर छत्तीसगढ़ तक देश भर में रेलवे विस्तार ही नहीं, अब भूटान से भी रेल सेवा संपर्क स्थापित करने की दिशा में काम जारी है। चारों धामों को जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट्स में भी तेजी से प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का फोन आने पर मुझे खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। गहरे जन संबंधों से बंधे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त मुलाकात की और इस दौरान विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक के दौरान हुई चर्चा की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध हमेशा से भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एक मजबूत भारत मध्य एशिया साझेदारी साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सभी मध्य एशियाई देशों के नेताओं को भारत में आयोजित होने वाले द्वितीय भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। मोदी सरकार ने अपने युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर शिक्षा और कौशल से लेकर नौकरियों और व्यावसायिक सहायता तक कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अधिक कॉलेज बनाए हैं, कौशल योजनाओं के तहत करोड़ों लोगों को प्रशिक्षित भी किया है और स्टार्टअप को बढ़ने में भी मदद की है। रोजगार मेला, खेलो इंडिया और अग्निपथ जैसे कार्यक्रम युवाओं को नए अवसर देते हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी लगन से काम किया है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, अच्छी नौकरियां और सफल उद्यमी बनने के लिए सहयोग मिले। पिछले एक दशक में भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में तेज प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार कर रही है। सरकार के प्रयासों से उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय 13.8% की वृद्धि देखी गई है, जो कि 2014-15 में 51,534 से बढ़कर मई 2025 तक 70,683 हो गई है। 2014 में 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान थे, जबकि मई 2025 तक कुल संख्या 23 हो गई है।
2014 में 13 भारतीय प्रबंधन संस्थान, मई 2025 तक ये संख्या बढ़कर 21 हो गई है। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है, जो प्रभावी रूप से 3 गुना हो गई है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2045 हो गई है, जो 2024 तक 1.9 लाख से अधिक मेडिकल सीटें प्रदान करते हैं। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। कौशल विकास, भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 2015 से 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को विविध कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 से कौशल भारत मिशन शुरू किया गया है। रोजगार पर जोर। नौकरियां पैदा करना और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात में केंद्रित प्रयासों ने सभी क्षेत्रों में औपचारिक नौकरियां पैदा करने में मदद की है। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक 15 राष्ट्रीय स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से लगभग 10 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, जिससे सरकारी नौकरियां मिली हैं और देश भर में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। 2017 से 8.59 करोड़ नए ग्राहकों ईपीएफओ में शामिल हुए हैं। अप्रैल 2020 से 18 से 28 वर्ष की आयु के 3.45 करोड़ से अधिक युवा जुड़े हैं, जो युवा श्रमिकों के बीच रोजगार में वृद्धि का संकेत देता है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने 1.6 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का समर्थन किया है, जिससे 17.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। खेल से युवा शक्ति की सशक्तिकरण। सरकार ने देश भर में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बेहतर शिक्षा, सुविधाओं और वित्तीय सहायता के साथ साथ भारत एक मजबूत खेल राष्ट्र बन रहा है। जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो इंडिया अभियान के तहत 1048 केंद्र खोले गए। खेलो इंडिया के तहत 3000 एथलीटों को प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 के साथ ही पेरिस पैरालंपिक 2024 और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रदर्शन सुधरा है। पिछले 10 सालों में भारत की खेल दुनिया ने जबरदस्त बदलाव देखा गया है। आज खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास कोचिंग, बेहतर और मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। अग्निपथ और नए सिरे से शुरू किए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रम युवा भारतीयों के लिए सेवा करने, नेतृत्व करने और भविष्य को आकार देने के लिए अग्निपथ योजना के तहत फरवरी 2025 तक 1.5 लाख अग्निवीरों को नामांकित किया गया है। पिछले 11 सालों में भारत अपनी युवा आबादी को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के लिए प्रेरक शक्ति में बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और पूर्व राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया और आज विश्व ने भारतीय योग को अपनाया है। जब मोदी जी की सरकार को 1 वर्ष हुआ था, मोदी जी ने यूएन जाकर 192 देशों का साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करवा दी और तब से लेकर 200 से ज़्यादा देशों में ये योग का बढ़ावा हुआ है। जहाँ देखो सारे क्षेत्रों में इसी वाक्य पर काम चल रहे हैं। भव्य संकल्पना, भव्य स्वप्न हम साकार होते स्वयं देख रहे हैं। हम धन्य हैं। भारत माता की जय। और प्रसिद्ध गुजराती गायक हेमंत चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 11 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल तक बहुत विकास के काम किए। रोड, पानी, स्वच्छता अभियान, डिजिटल ट्रांजैक्शन और आतंकवादी के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के शासन के 11 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी साहब ने 11 साल तक
बहुत विकास के काम किए। रोड, पानी, स्वच्छता अभियान, रेल, डिजिटल ट्रांजैक्शन और आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। और निवेशक शेखा हरण ने केंद्र के मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि बीते 10 साल में भारत की छवि में बड़ा अंतर आया है। उन्होंने कहा कि पहले भारतीय केवल उपभोक्ता की तरह सोचते थे, अब भारतीय उत्पादक की तरह सोचने लगे हैं। Last 10 years have been game changing. पहले हमारा माइंडसेट सिर्फ कंज्यूमर होने का था, पर अब हम क्रिएटर्स और प्रोडक्ट मेकर्स बन चुके हैं। अगर आप देखो स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत ने ना ही सिर्फ हेल्प किया है पर एक प्रॉपर सिस्टम भी बिल्ड किया है जहां इनोवेशन को एक्चुअल में ग्रो करने का चांस मिला है। और पैरालंपिक कमेटी के चेयरमैन देवेंद्र झाझरिया ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर सरकार के कामों की सराहना की। पीसीआई के चेयरमैन ने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं को लेकर सरकार की तारीफ भी की। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। खास करके मैं खेलों की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है। मैं स्कीमों की बात करूं तो जो खेलो इंडिया स्कीम है, चाहे वो एनसीयूई ट्रेनिंग सेंटर हो जहां पे इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी तैयार किए गए हैं, चाहे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो और चाहे रिजल्ट हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के 11 साल पूरे कर लिए हैं। भारतीय एथलीट बापी हांसदा ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर कहा कि भारतीय एथलीट को बेहतरीन कोचिंग और मजबूत सुपर सिस्टम मिल रहा है। साथ ही खेलो इंडिया और टॉप्स जैसे इनिशिएटिव ने एथलीट ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस पर बड़ा असर डाला है। हांसदा ने आगे कहा कि ये सब संभव प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प से ही हो पाया है। पिछले 10 सालों में भारत की खेल दुनिया ने जबरदस्त बदलाव देखा गया है। आज खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास कोचिंग, बेहतर और मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। खेलो इंडिया और टॉप जैसे इनिशिएटिव ने हमारे ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस पर सच में बड़ा असर डाला है। ये सच में भारतीय एथलीट्स का सुनहरा दौर है। हमारे प्रधानमंत्री जी के दृढ़ समर्थन और उनकी विश्वास है कि हम सब भारतीय खिलाड़ी आने वाले सालों में और भी ऊंचाई को छुएंगे। और कानून विशेषज्ञ दिबेंदु भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री भट्टाचार्य ने त्वरित और पारदर्शी न्याय प्रणाली की तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के शासनकाल में न्यायिक प्रक्रियाओं में गति आई है। गवर्नमेंट का जो 11 साल का जो अभी जो इस नया कानून जो चालू हुआ है, मतलब साक्ष्यगौन, आईपीएस, ये तीनों जो आइन जो चेंज हुआ है एवं चेंज होने का पार्ट बाय पार्ट हुआ है, ये होने का बाद सबसे बड़ा चीज़ है एक देश में एक कानून चाहिए था। बहुत दिन से हम लोग बोल रहा था, हर एक आदमी बोल रहा था जो हर एक कास्ट एक कास्ट जिसका है एक कानून है, ये अभी बंद हो गया। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी का एक कानून है, एक कानून का अंडर में है। ये जो जुडिशियल सिस्टम बहुत स्पीडी आ रहा है, जल्दी हो रहा है। एक एक्यूज को कोई भी आदमी को अब एक्यूज बना नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस जब तक प्रूव नहीं होता। पैरा ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रणव शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उनकी सराहना की है। प्रणव शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में प्रगति और विकास में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। In the past 11 years, the Modi government has brought immense transformation in every sector, be it education, be it medicine, defense, national security, global diplomacy, and overall development of the country. I think this was not possible without the leadership of the Honorable Prime Minister of India, who has played an immense role in bringing the country's position at a global level.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राजभाषा विभाग एक संपूर्ण विभाग बन गया है। भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना से प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति की और हमारी संस्कृति भारत की आत्मा है। इन भाषाओं के माध्यम से हम भारत की आत्मा से संवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारी मातृभाषा में होती है, तभी हमारी पूर्ण क्षमता का उपयोग संभव है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 4 से 5 जून को आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के वार्षिक सम्मेलन में भारत सहित 10 सदस्य देशों की संसदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ किया। इस वर्ष ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने वाले 10 सदस्य देश थे, जिसमें भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया शामिल थे। सभी देशों की संसदों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की और साझा घोषणा पत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। सम्मेलन के दौरान अनेक दौर की गहन चर्चाओं और विचार विमर्श के पश्चात एआई, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था, अंतर संसदीय सहयोग, वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर व्यापक सहमति बनी। विभिन्न मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को सभी देशों ने सराहा और उसे सर्वसम्मति से अंतिम संयुक्त घोषणा में शामिल किया गया। विशेष रूप से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की निर्णायक नीति को गंभीरता से स्वीकार किया गया। सम्मेलन में भारत ने आतंकवादी हमलों की स्पष्ट और कड़ी निंदा की और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने की आवश्यकता पर जोरदार ढंग से इस बात को रखा। वहीं उन्होंने आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग जैसे पहलुओं पर साझा प्रयास करने पर भी जोर दिया। सम्मेलन के अंत में अगली बार 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी भारत को सौंपी गई, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई। सुरुचि प्रकाशन द्वारा आज दिल्ली के आरएसएस कार्यालय केशव कुंज में मराठा के महान शासक और योद्धा हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के ऊपर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस पुस्तक में छत्रपति शिवाजी से जुड़े तमाम किस्सों को प्रकाशित किया गया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि जो विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, भारत माता की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को संजोने की, वही सिद्धांत, वही मूल्य राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की अधोसंरचना और मूल नींव में बसी हुई है मेरे भाई और बहन। और इसलिए आज मैं अपना गौरव समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर यह लेख के विमोचन समारोह में आप सबके साथ मैं उपस्थित हूं। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां थानो न्याय पंचायत के अंतर्गत पाववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में खाट यानी कि चारपाई पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को भी सुना। देश के किसानों की समृद्धि का लक्ष्य विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। खाट पर खड़े होकर किसानों से किया संवाद। कृषि मंत्री ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे हार्टिकल्चर हब। कृषि मंत्री ने कहा वैज्ञानिकों के लिए असली लैब किसानों का खेत। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और आधुनिक ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के एक दृढ़ कदम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
जिसे 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें गांव-गांव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के पाववाला सोहडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में घाट पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल में कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पाववाला सोडा में स्थित नर्सरी का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। जब वहां काम होगा तब मामला बनेगा। और इसलिए कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया कि वैज्ञानिक भी निकले, केंद्र सरकार का कृषि विभाग निकले, वीसी निकले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे केवीके का अमला निकले, राज्य के कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी निकले और गांव में किसान के बीच पहुंचे। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने रखने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल विदेश दौरे पर थे, जिनमें से 5 दल वापस आ गए हैं तो 2 दल अभी भी विदेशी दौरे पर हैं। रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन अभी भी मित्र देशों में हैं, जबकि वापस लौट चुके प्रतिनिधि मंडल के नेताओं में से कुछ ने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। पाकिस्तान के सांसदों की पोल खोलने निकले सांसदों के कुछ प्रतिनिधिमंडल अभी भी बैठकों के जरिए भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो कुछ प्रतिनिधिमंडल सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद को शह देने के रुख से परिचित कराया। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यक्रम के तहत भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूके की यात्रा के समापन के बाद अब जर्मनी के बर्लिन पहुंच गया है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बर्लिन में जर्मन बुंडेस्टाग के उपाध्यक्ष ओमेद नूरीपुर से भी मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्य राल्फ ब्रिकहॉस और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष आर्मिन लाशेट से मुलाकात की। Germany and India have long-standing friendship, great future interaction in the field of economy, understanding two democratic powers, but terrorism is a global scourge, and I'm so touched by his very profound gesture of conveying strong disapproval against this menace of terrorism. I'm deeply shocked by the brutal terrorist attacks on 22nd April in Pahalgam, which claimed the lives of innocent civilians. कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका में मौजूद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में अमेरिकी सांसदों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। अमेरिकी सांसदों से बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि जब आप पर हमला होता है तो आपके पास उसका जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की। We had a really wonderful meeting with Vice President Vance. He was warm, welcoming, had warm memories of his visit to India, totally supportive of our stand on Pahalgam and on the aftermath and accepting our right to respond as we did.
इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। वहीं एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दौरे की जानकारियों को साझा किया। हमने 1-1.5 घंटा सबने चर्चा की और वापस आके क्या बताना है कि जो अच्छी क्या बातें हुई, फीडबैक क्या हुआ और आगे हमारे क्या आगे करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। ये सारे जो सुझाव थे उसकी पूरा हमने एक डॉसियर बनाया था। भारतीय सांसदों के 7 दलों ने पिछले महीने से तमाम देशों की यात्रा की और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के दौरे पर इस दौरान आज प्रतिनिधिमंडल ने बुंडेस्टैग के सदस्यों और थिंक टैंक के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सैनिकों को आतंकवादियों को उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया, जिसके बाद सिंदूर शब्द को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चा होने लगी। आइए देखते हैं सिंदूर की भारत की प्राचीन सनातन धर्म में क्या महत्व है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इसके बाद सिंदूर शब्द को लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस लाल रंग के सिंदूर का सनातन हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तेदार पौधा होता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो रखता ही है, इसे शुभता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है और अक्सर मंदिरों और घरों में इसे लगाया जाता है। सिंदूर एक शक्ति का प्रतीक है जो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। सिंदूर विवाह समारोह के समय लगाया जाता है और फिर उसके बाद हर दिन विवाहित महिलाएं इसे लगाती हैं। सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक है। दरअसल इन आतंकियों को सिंदूर की ताकत क्या है पता नहीं था। आतंकवादियों ने पहलगाम में विवाहित महिलाओं के पतियों को मारकर उनका सिंदूर उजाड़ा था। इसीलिए इन आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय सैनिकों ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये सिंदूर का पौधा पीएम को पिछले दिनों गुजरात दौरे के दौरान भेंट किया गया था। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने पीएम को इसे भेंट किया था। असल में सिंदूर का पौधा एक खास किस्म का पेड़ होता है जिसे अंग्रेजी में कुमकुम ट्री या कमील ट्री कहा जाता है। इसका बोटानिकल नाम बिक्सा ओरेलिना है और इसे संस्कृत में सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंदूर का पेड़ मूलतः दक्षिण अमेरिकी पौधा है। हालांकि अब ये भारत, म्यांमार, फिलीपींस समेत कई उष्णकटिबंधीय देशों में उगता है। इसे आम बोलचाल भाषा में सिंदूरी, लाट दुर्गा या अन्नाटो भी कहा जाता है। इसमें लाल कलर के फल उगते हैं जिसका इस्तेमाल कर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर या लिपस्टिक तैयार की जाती है। इसके फूल गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। फल हरी कैप्सूल फली जैसी होती है जो पकने पर भूरी या लाल हो जाती है। अमेरिका में इसको अन्नाटो कहते हैं। अन्नाटो ट्री के बीजों की बाहरी परत से एक प्रकार का लाल नारंगी रंग निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य पदार्थों को कलर करने और औषधियों में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उज जुहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि ईद उज जुहा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। यह त्योहार त्याग, आस्था और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। ये समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाता है। आइए हम अपने जीवन में निस्वार्थता और समर्पण के मूल्यों को अपनाकर एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके तहत अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। देश भर की वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पोर्टल उम्मीद लॉन्च कर दिया गया है। उम्मीद पोर्टल पर देश भर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। इस पोर्टल पर मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी के जरिए पंजीकरण किया जाएगा। सत्यापन के 3 स्तर होंगे, मेकर, चेकर, अप्रूवर। मेकर वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली होगा, जिसे राज्यों या यूटी के वक्फ बोर्ड तय करेंगे। चेकर जिला स्तर के अधिकारी होंगे, जिसे वक्फ बोर्ड अधिकृत करेगा। प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन सीईओ या बोर्ड की ओर से अधिकृत अधिकारी ही अप्रूव करेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। पोर्टल लॉन्च किए जाने के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये करोड़ों गरीब लोगों की जिंदगी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा कदम है। इस पोर्टल के बारे में जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकारों से भी सहयोग की अपील की गई है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके के लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है। इसको कमी करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बहुत काम आने वाला है। पंजीकरण के बाद हर एक वक्फ प्रॉपर्टी के लिए 17 अंकों का आईडी दिया जाएगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाना है। उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देना और गरीब मुस्लिम परिवारों को फायदा पहुंचाना है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और सरकार के प्रयासों से देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में अत्यधिक गरीबी की दर 27 से घटकर 5.3% पर पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोग 344.47 मिलियन से घटकर केवल 75.24 मिलियन रह गए हैं। दरअसल विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा को पहले के $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा 2021 की कीमतों में वैश्विक मुद्रास्फीति को एडजस्ट करने के लिए अपनी अत्यधिक गरीबी रेखा को रिवाइज करने के बावजूद भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग की अग्रणी अमेरिकी कंपनी एनवीडिया ने राज्य में प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना को आगे बढ़ाने और कौशल अनुसंधान, बुनियादी ढांचे के विकास और स्टार्टअप के माध्यम से एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य एआई संचालित नवाचार और प्रतिभा विकास में आंध्र प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में दोनों पक्ष अगले 2 वर्षों में आंध्र प्रदेश भर में 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। एनवीडिया राज्य भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई शिक्षा और क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए पाठ्यक्रम, मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण संसाधन भी प्रदान करेगा। कार्यबल विकास के अलावा समझौता ज्ञापन अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया गया है। लाइसेंस को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद देश के दूरदराज इलाकों में भी तेज इंटरनेट उपलब्ध मुहैया कराई जा सकेगी। कंपनी का फोकस खासकर ग्रामीण और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से लाइसेंस का मिलना स्टारलिंक के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देश की एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के
तहत स्टारलिंक को GMPCS उपग्रह सेवाएं, VSAT सेवाएं और श्रेणी A ISP सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। और महाराष्ट्र में एंटी नक्सल अभियान को बड़ी जीत मिली है। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 12 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया। गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपने हथियार सौंपे और आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री ने सभी को संविधान के प्रति भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। नक्सल प्रभावित जिले के रूप में पहचाना जाने वाला गढ़चिरौली में जैसे जैसे विकास हो रहा है, नक्सल मूवमेंट दम तोड़ रही है। सुरक्षा बलों की सख्ती और जिले में होते विकास को देखते हुए नक्सल मूवमेंट में शामिल नक्सली लगातार हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आते जा रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 7 महिलाएं और 5 पुरुष भी हैं। सभी पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक बताया। और बीते दिनों पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से उपजे बाढ़ के हालात लगातार तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बचाव और राहत का काम जारी है। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों से निकलकर अपने घरों के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्र, राज्य और राहत एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चला रही हैं और जल्द ही हालात सामान्य होने की संभावना भी है। पूर्वोत्तर में हुई बारिश ने सिक्किम के कई इलाकों, असम और मणिपुर में कहर बरपाया है। सिक्किम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण सैकड़ों पर्यटक फंस गए थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से लाचुंग और युमथांग से सभी पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्किम प्रशासन, NDRF, SDRF और सेना ने मिलकर व्यापक बचाव अभियान चलाया। खराब मौसम और दुर्गम इलाकों के बावजूद हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग और पैदल रास्तों के जरिए पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार जो राहत और बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख सकते हैं मेरे सामने की समय आर्मी का M17 जो है रेस्क्यू करके आज शुक्रवार को भी जो है जो वहां फंसे हुए पर्यटक थे उनको लेकर के जो ये एयरपोर्ट है पाक्योंग यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पर जो है गुरुवार को भी यहाँ पर लगभग 63 लोगों को लेकर के आया था। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको जो है वहां से रेस्क्यू करके जो है उनके गंतव्य के लिए पहुंचाया जाए। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 6.3 लाख से घटकर 5.6 लाख रह गई है। इस बीच सोनितपुर जिले के तेजपुर विधानसभा क्षेत्र के भोमोरागुरी इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे जमीन के कुछ हिस्सों और घरों में भी घुस रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस साल बाढ़ के कारण अब तक 16 लोगों की जान चली गई है और भूस्खलन के कारण 5 और लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ की पहली लहर में 19 जिलों के 5.60 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हैलाकांडी के कालीनगर में एक राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। मणिपुर में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस बीच मणिपुर के पोरोमापट में बाढ़ का पानी कम होने के बाद मणिपुर अग्निशमन सेवा ने चिकित्सा सेवाएं बहाल करने से पहले जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के फर्श साफ किए। Would like to sincerely thank the Fire Service Department and their team with their humanitarian service as well as their support, morale and everything. अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी रहने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों के 26 में से 24 जिलों में 33,200 से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।